अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUTC 131। ये जो मैं मखतूब निगारी के बारे में जो अपलोड करी हूँ वो इस किताब के ब्लॉक 2 में आपको मिलेंगे, है ना। तो मखतूब निगारी की इससे पहले मैं फ़न और रवायत को फ़न और खसूसियात को बता चुकी हूँ और वो वीडियो अपलोड है, आप वो देख सकते हैं। तो मखतूब निगारी की रवायत आज मैं बताऊँगी और उसके बाद जिसकी नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी वो गालिब की मखतूब निगारी होगी, है ना। तो मखतूब निगारी की रवायत, मखतूब निगारी की इब्तदा सल्तनत रोमा के शाया में हुई। ये अजीब बात है कि यूनान में यह शुगल ना आवाम में महबूब हुआ और ना खवास। इसकी वजह शायद उनकी छोटी सी रियासत का एक ऐसे महफूज होल के मानिंद होना था जहाँ तशकीन के सामान मौजूद थे। खतूत निगारी के नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि वसी माशरत, बाकायदा हुकूमत, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जानने के मौका और आमली ज़िंदगी से वाकफियत और देसी ज़बान जो दूर दूर व नज़दीक बोली और समझी जाती हो उसमें अदबी सलाहियत भी मौजूद हो, जो पहली बार रूमी माशरत में पूरे हुए। रोम की आमली ज़िंदगी की झलकियाँ और उसकी माशरत की परछाइयाँ सरों के मकातिब में देखे जा सकते हैं। वहाँ मखतूब निगारी को जिस नहज पर मरतब किया गया उनमें फ़न किताबत की वसूल और बलागत के कवायद और ज़िंदगी के बांधे टिके कवानीन थे। खतूत की किस्में में मुबारकबाद के खतूत, यतीनैती खतूत, तखरीब के खतूत, नाशाहाना खतूत, किसी के मामलात और किसी को तशफ़ी के खतूत के अलावा और किसी को तसफ़ी के खतूत के अलावा फरमान और रियायत थे, और उन सब के अदब व अलकाब मज़ामीन में इब्तदा और इंतहा के असले मुकर्रर थे। अलकाब व अदाब के बाद अंदाज़ गुफ्तगू के शुरू होता है जिसमें बलागत के जलवागिरी देखने को मिलती है। अंग्रेज़ी ज़बान में 15वीं सदी में मकातिब लिखने का आगाज़ हुआ। 15वीं सदी और 16वीं सदी के मकातिब बिस्तर वाक़ियात के सूरत में हैं जिनमें अल्फाज का हजूम देखने को मिलता है। नशात आल शानिया के आगाज़ में इस फ़न के बहुत से इमाम मौजूद हैं। 17वीं सदी में मख्ताब के तर्जुमे किए गए लेकिन उनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ी। ज़मीज़ हाल उसी दौर का आदमी है जिसे इंग्लिस्तान में मखतूब निगारी का बावाए आदम समझा जाता है। उसके यहाँ भी कारीगरी और अदबी नफसाती है। जॉन हैरिंगटन एक हद तक सादा और बेतकलीफ़ है, इसलिए उसके हिस्सों में बलागत की चाशनी कम है और ज़िंदगी की गर्मी नस्बतन ज़्यादा है ना। तो 15वीं सदी से ही खत लिखना शुरू हो गई, लेकिन वो अंग्रेज़ी ज़बान में लिखे जाते थे। लेकिन उसके जब तर्जुमे करना शुरू किए तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया, है ना। क्यों ना कि उसमें जो ज़बान इस्तेमाल होती थी वो उतना अच्छा नहीं था, इतना सादा नहीं था, और जो उसमें मतलब जो एक इंटरेस्ट होना चाहिए खतूत में मैं बताई थी वो इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो जेम्स हॉल जो थे उसी दौर के आदमी थे, 17वीं सदी के। तो उसको बाबाए आदम मखतूब निगार समझा जाता था, है ना। और जॉन हैरिंगटन एक हद तक सादा और बेतकलीफ़ जो वर्ड होते थे, अल्फाज होते थे, वो इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसकी किस्सों में बलागत की चाशनी और ज़िंदगी के बारे में पता चलती है। 18वीं सदी का एक अदीब विलियम कॉपर है जो एक शायर है, अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है, दोबारा दीवाना हो चुका है, तन्हाई पसंद है, अपने बाग में फूलों की देखभाल करना, गुनगुनाना और ख़त लिखना उसकी ज़िंदगी की मशागल है।
شاعر گے کے مطابق مخصوص دوستوں کے نام ہے جن میں اس کی طبع نفاست، ادبی ذوق اور شہری انسانیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیا ہے کہ ولیم کوپر ایک شاعر ہے جو ایک اچھے گھرانے کے شاعر تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، باغوں میں پھولوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور دیکھ بھال کرتے کرتے وہ ان لوگوں سے باتیں بھی کرتے تھے، گنگناتے بھی تھے، اور خط بھی بیٹھ کے تنہائی میں خط بھی لکھتے تھے۔ ان کے خطوط میں ادبی ذوق اور سنہری انسانیت دیکھنے کو ملتی ہے، مطلب اس کی خط تھوڑی سی اچھی ہے نا۔ اس کے بعد میری ایرٹل مانٹنگ نے اپنی بیٹی کے نام دلچسپ خط لکھے ہیں۔ ان خطوں میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں قیمتی نکات ملتے ہیں نا۔ تھوڑا سا نام ہارڈ ہے، میری ایرٹل مانٹنگ ہے نا۔ یہ اپنی بیٹی کو خط لکھے تھے، جو تربیت جو ہوتی ہے، وہ تربیت کے سلسلے میں وہ خط لکھے تھے اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں۔ عورتوں میں خوش ہونے اور خوش کرنے کی صلاحیت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، یہی صلاحیت خطوط کی جان ہے۔ شاید اسی لیے یہ خیال عام ہو گیا کہ خط لکھنا عورتوں کا حصہ ہے، اور واقعی میں یہی ہے کہ دنیا کی بہترین خطوط خواتین ہی لکھے۔ مکتوب نگاری ادب کی سب سے آسان صنف ہے، ظاہر سی بات ہے۔ مکتوب میں آپ کہیں بھی پابند نہیں ہوتے، اس لیے یہ خوف پروان چہرے۔ یورپ میں رومانی دور میں بڑے کامیابی مکتوب نگار پیدا ہوئے۔ چارلس لیمب اپنے مضامین ہی کی وجہ سے مشہور نہیں، ان کے مکاتب بھی ادب کی سرمایہ ہے نا۔ اس کا اسلوب دھیما ہے، لیکن اس کی تہوں میں جذبات کی گرم روح ہے۔ اس کی رومانیت دنیا کو پر اشعار بناتی ہے، ان میں شہری زندگی، تنہائی کے مزے اور محبت کے حکایتیں ہیں۔ کیٹس کے یہاں جو نظر ندرت اور نیرنگی ہے، وہ دوسروں کے یہاں کم یاب ہے۔ اپنی محبوبہ کو لکھے گئے اس خط میں تخیل کا رنگ ہے۔ پہلے جو انگریز زمانے میں اور انگریزوں کا یہ تھا، تو اس کا کیا ہے کہ خطوں کو لکھنے کا جو نام سب ہے وہ بھی انگریز تھا، الگ ہے تھوڑا سا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے ہی جو انڈیا میں رہتے تھے، ہندوستان میں جو رہتے تھے، ان لوگوں نے جب خط لکھنا شروع کیا، اور تو ان لوگوں کا نام آسان ہے، جس کو آپ یاد رکھ سکتے۔ تھوڑا انگریزی والا نام تھوڑا الگ ہے، اس کو یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ایک دو بار اگر آپ سن لیتے ہیں تو نام یاد رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو یہاں پر جو لکھا گیا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ خط لکھنے میں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ صلاحیت موجود ہے جو ایک خط میں ہونی چاہیے لکھنے میں، ہے نا۔ تو پہلے کے جتنے بھی شاعر کے آپ نام پڑھیں گے تو وہ انگریزی نام آئیں گے، اور وہ کافی زیادہ نہیں ہیں، اور کافی آسان بھی، کہیں کافی آسان بھی، جیسے کیٹس ہے۔ تو کیٹس کے یہاں نیرنگی اور اس کی اپنی محبوبہ کو خط لکھتے تھے، وہ کافی اچھی ہے۔ اسی طرح اردو میں متوبہ خطوط نگاری کا آغاز تقریباً 150 سال پہلے، مطلب 1865 میں ہے نا۔ یہاں پر ہم لوگ 15ویں سے پڑھے، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں، تو جو ہے وہ انگریزی میں خط لکھتے تھے اس وقت، اور اس کا جو ٹرانسلیٹ ہوا وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا۔ جب ٹرانسلیٹ کر کے دیکھا گیا تو اردو میں وہ لوگ خود سے اب لکھنا شروع کیے۔ وہ کون سا سال تھا؟ 1865 میں۔ یہ متوبہ خطوط مرزا غالب کے تھے۔ اس کے بعد 1866 میں رجب علی بیگ سرور کے خطوط کا مجموعہ انسائے سرور، اور غلام گوش بے خبر کے خطوط کا مجموعہ فغان بے خبر کے نام سے شائع ہوا۔ ابتدا میں شائع ہونے والے دوسرے خطوط کے مجموعے میں واجد علی شاہ سید احمد خان، امیر مینائی، داغ دہلوی، محسن الملوک اور محمد حسن آزاد کے مکاتب کے مجموعے شامل ہیں۔ اس کے بعد مکتوب نگاروں کا دوسرا دور شروع ہوا، جس میں ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، اکبر الہ آبادی، شاد عظیم آبادی، مہدی افادی، منشی پریم چند، علامہ اقبال کے مکاتب کے مضامین خصوصیات کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔
इन मौज़ूओं की अशायत से जहाँ मखतूबाती अदब को फ़रोग़ हासिल हुआ, वहीं उर्दू ज़बान को इर्तिक़ाई मदराज तय करने में भी मदद मिली, है ना। तो क्या है ना कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि 5 मखतूब निगार शायरों के नाम लिखे, है ना। तो आप ये सारे नाम याद रख, 2 नाम तो आपको हमेशा याद रहेंगे, वो है गालिब और मौलाना आज़ाद। तो उसमें सिर्फ कुछ नाम और याद कर लीजिए, जिसमें से सैयद अहमद खान, मौलाना अल्ताफ़, मौलाना हली, मौलाना शिबली नुमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, अल्लामा इकबाल। ये सारे नाम जो है थोड़ा याद रखने वाले हैं, जो शुरू से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये इन लोगों ने खतूत लिखना शुरू किए, है ना। इन लोगों का भी खत काफ़ी अच्छी है। सैयद सुलेमानी नदवी, नियाज़ फ़तेहपुरी, सैयद सुलेमानी नदवी के है फ़रीद फ़रंग जो खतूत है, और नियाज़ फ़तेहपुरी के मकतूब नियाज़, और मौलाना अल्ताफ़ अलमा ज़दरियाबादी की मकतूबात माज़दी है। जोश मल्ली आबादी के रूह मकातिब है। जिगर मराबादी के मकातिब गुल है। सफ़िया अख्तर का हुर्फ़ आशा और ज़ेर लब से भी मखतूबाती अदाब की शरमाए में काबिल कदर इजाफ़ा हुआ। मंटू मिराजी, सैयद अहमद सिद्दीकी, आल अहमद सरूर, वज़ीर आगा, इब्न इंशा, फैज़, सज्जाद जाहिर और मुमताज़ शरीन वगैरह के मकातूबात भी मंजर आम पर आ चुके हैं, है ना। इन लोगों के ये खतूत के मजमूआ है जो काफ़ी अच्छी है बाकी के मुकाबले में, है ना। उतना भी अच्छा नहीं है, बोला नहीं जा सकता है, लेकिन जो मखतूब निगारी के जो फ़न को आगे, रवायत को जो आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है, तो इन लोगों का भी हाथ है। मशहूरा वाला मखतूब निगारों की मकातूबात में उनके जोक व मिजाज का अक्स मौजूद है और हर एक की अनफरादियत नुमाया है। लेकिन दौर अव्वल के मकातिब निगारों में गालिब और दौर शानी के मकातिब निगारों में जो सबसे पहला जो दौर था उसमें गालिब का नाम आता है, और जो सबसे आखिरी जो है ना, तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद के खतूत का मकबूलियत हासिल हुई और किसी मखतूब निगार को हासिल ना हुई। जितना मकबूलियत मतलब गालिब और अबू कलाम आज़ाद को मिली है, वो बाकी जितनी सारे अभी मैं बताई नाम, उन लोगों को वो हासिल नहीं है, उतना मकबूलियत हासिल नहीं है। और इन दोनों का ही जो ये है मकतूब ख़त है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं और उसमें वो सारी दिलकशी और सारी इंटरेस्ट जो है इन दोनों की खतूत में मिलते हैं। उनकी मकतूब निगारी की रवायत, मकतूब निगारों ने मकतूब निगारी की रवायत की तौसी में नुमायाँ किरदार अदा किया। उनके खतूत में जहाँ सादा पुरकार और शगुफ्ता व रंगीन असलूब की वजह से एक मनफराद अदबी शान मौजूद है, वहीं उनमें एक आला फ़िज़ा, अशरी तकाज़ों का एहसास और तहज़ीबी नक़ूस की जगमगाहट भी मौजूद है, जो उनके वसी अल-नज़री और आशरी आगाही का पता देती है ना। ये हो गया रवायत जो एक के बाद एक किस तरह से ख़त का लिखना शुरू हुआ। पहले अंग्रेज़ी में लिखते थे, तो अंग्रेज़ वाला अलग थोड़ा सा नाम है, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया, उससे पता लगाया गया कि किस तरह ख़त लिखते हैं। तो फिर जब ये हिंदुस्तानी ज़बान में मतलब उर्दू ज़बान में जब लिखना शुरू किया, तो उसमें सबसे पहला नाम गालिब का आते हैं, है ना। उसके बाद काफ़ी सारे नाम आते हैं, उन लोगों को वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद मौलाना अबू कलाम आज़ाद है और उसकी जो खतूत होते थे वो दिल को छू लेने वाली होती थी, है ना, दिल को छू लेने वाली होती थी। और गालिब की जो ख़त है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जो उससे पता चलता है कि अगर कोई ख़त पढ़ रहा है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि 100 मील दूर में हम बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि हम पास एकदम करीब बैठे हुए और एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। और उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो गालिब के खतूत निगारी पे होगा, है ना, गालिब की खतूत निगारी पे होगा। ये आपको समझ में आ गई होगी रवायत। तो इससे पहले का जो फ़न और खुसूसियात का है उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।